Hello everyone, good evening. Welcome all to यूपीएससी नीति। आज के इस सेशन में हम अपनी करंट क्रैक सीरीज का वॉल्यूम 2 लेकर आए हैं, जहां पे हम करंट इवेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं, डीमिस्टिफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, जिससे आप उस इवेंट को, उस न्यूज़ को अपने वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन, चाहे वो प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, किस तरीके से आप उस न्यूज़ को अपने सिलेबस से रिलेट करेंगे, क्यों पढ़ना वो इम्पोर्टेंट है और कैसे उसको समझा जा सकता है, क्या उससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसी सीरीज में हम अपना वॉल्यूम 2 लेकर आए हैं करंट क्रैक सीरीज के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आई वुड बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। आई होप यू आर एबल टू सी द स्क्रीन नाउ। स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट टैकलिंग एयर पोल्यूशन बियॉन्ड क्विक फिक्सेस। तो इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन पेज पे ये एक आर्टिकल आया था कि हम जो एयर पोल्यूशन को टैकल कर रहे हैं, वहां पे हमें जो क्विक फिक्सेस हैं, यानी कि स्मोक टावर लगा दिया, क्लाउड सीडिंग कर दी, उससे बियॉन्ड देखना पड़ेगा, जिससे हम उस एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का एक परमानेंट सॉल्यूशन ले पाए, ना ही कोई टेम्परेरी सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक को बेसिकली अगर समझा जाए तो जो एयर पोल्यूशन है इंडिया में, स्पेशली जो रीजन है दिल्ली का, वो बहुत ही ज़्यादा रफ्तार से वो जो कंसर्न है वो बहुत बढ़ रही है, क्योंकि हर साल हम देखते हैं सिचुएशन इज गेटिंग वर्स एंड वर्स। दिल्ली में जब भी दिवाली का टाइम आता है, विंटर्स का टाइम आता है, तो स्मॉग से बहुत परेशानी होती है रेसिडेंट्स को, इवन द एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं, फ्लोरा फोना, उनको भी तकलीफ होती है। तो यहाँ पे जो क्विक सॉल्यूशंस लेके आती हैं गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स, जैसे कि स्मॉग टावर्स, क्लाउड सीडिंग्स, ये सब एक शॉर्ट टर्म रिलीफ हमें देती है, और ये कोई डीप रूटेड कॉज जो है इस प्रॉब्लम का, उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। तो मेजर प्रॉब्लम ये बनता है। तो जो बैटल है हमारी क्लीन एयर के लिए, ये केवल एक टेक्निकल बैटल नहीं है, इट इज ऑल्सो अ पॉलिटिकल एंड सोशो इकोनॉमिक चैलेंज, जिसके लिए हमें सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस को देखना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रेजेंट कंटेक्स्ट क्या है इस न्यूज का। जो दिल्ली की एयर क्वालिटी है वो पुअर कैटेगरी में पहुंची, मतलब कि जो AQI था, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो 200 से 300 जब रेंज में पहुंच जाता है तो उसे पुअर कैटेगरी में बोला जाता है, जिसकी वजह से वो दिखाता है कि जो नॉर्थ इंडिया में बैड एयर का सीजन आने वाला है। ठीक है, उसने इंडिकेटर पहले से दे दिया। इस वजह से जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स रहा था वहां पे, गवर्नमेंट ने दिया 21 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान, जिसमें क्या मेंशन था कि पॉल्यूशन हॉटस्पॉट मॉनिटरिंग करी जाएगी ड्रोन्स के द्वारा, और पोटेंशियल आर्टिफिशियल रेन कराई जाएगी क्लाउड सीडिंग के थ्रू। क्लाउड सीडिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे आर्टिफिशियल रेन को कराया जाता है, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस राइप होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप विदर्भ रीजन में जाके आप क्लाउड सीडिंग करके वहां रेन करा दो। तो क्लाउड सीडिंग के लिए भी कुछ पर्टिकुलर, कुछ पहले से प्री कंडीशंस या फिर प्री रिक्विजिट्स होते हैं, तभी आप क्लाउड सीडिंग करवा सकते हैं। लेकिन ये जो एफर्ट्स हैं, जैसे कि स्मोक टावर्स, वाटर गन्स, ये सुपरफिशियल है। ये केवल टेम्परेरी रिलीफ दिलाते हैं हमें, और जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स है, एक्चुअल कॉजेज है इस सिचुएशन के, उनको एड्रेस नहीं कर पाते कि स्ट्रक्चरल कॉजेज क्या है पोल्यूशन। तो चलिए हम देखते हैं कि एक्चुअल में कॉजेज क्या हैं एयर पोल्यूशन के इंडिया में। तो सबसे पहले पहले हम देखते हैं सीजनल फैक्टर्स। मॉनसून जब खत्म होता है, जो पोस्ट मॉनसून पीरियड होता है, वहां पे टेम्परेचर इन्वर्जन और स्टैग्नेंट एयर की स्थिति बनती है दिल्ली में। जो एयर है वो, उसका लगातार फ्लो ना होने की वजह से जो पर्टिकुलेट मैटर है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, और स्टैग्नेंट एयर बनती है, जिससे कि टेम्परेचर राइज होता है उस पर्टिकुलर एरिया का, जिसकी वजह से जो पॉल्यूटेंट्स हैं ग्राउंड के पास वो ट्रैप हो जाते हैं। एंड हेंस जो पीएम लेवल होता है, जो एक पोल्यूशन को मापने का एक तरीका है, PM2.5 और PM10 और अदर पॉल्यूटेंट जो है वो डेंजरसली हाई लेवल्स पे पहुंच जाते हैं। सेकेंड नंबर पे जो कॉज कि जो इंडिया में मल्टी सोर्स क्राइसिस है,
वेरियस सोर्सेज से इंडिया का जो पोल्यूशन है वो अराइज होता है, जैसे कि बायोमास बर्निंग, हम फ्यूल जलाते हैं, हम वुड जलाते हैं, ऐसा कुछ भी, हम बायोमास को बर्न करते हैं। फिर कूड़े को आग लगाई जाती है, ट्रैश बर्निंग। देन व्हीकुलर एमिशंस, जो व्हीकुलर एमिशंस है मतलब गाड़ी जो अपनी होती है उससे जो एमिशंस निकलते हैं वो। देन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। उसके बाद स्टबल बर्निंग, जो एक मेजर कॉज रहता है जब राइस को हार्वेस्ट करते हैं और अगले सीजन पे चलते हैं दूसरी क्रॉप को सो करने के लिए, तो वो जो पीरियड बहुत होता है वो बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से फार्मर्स को स्टबल बर्न करना पड़ता है। और स्टबल बर्निंग के कारण भी ये जो पूरा दिल्ली का एटमॉस्फेयर है ये स्मोगी हो जाता है, और फिर उसको कुछ ना कुछ हद तक ऐड करता है जो फायर क्रैकर्स होते हैं फेस्टिवल्स पे जो जलाए जाते हैं। थर्ड जो कॉज हम देखते हैं कि इनइक्वालिटी है एक्सेस में। जो वेल्दियर सिटीजन्स हैं वो तो अफोर्ड कर सकते हैं कि वो एयर प्यूरिफायर्स ले लें, लेस पोल्यूटेड एरियाज पे जाके रह ले उस पीरियड के दौरान, लेकिन जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो स्लम रीजन में है, जो रूरल पॉपुलेशन है, वो पुअर एयर क्वालिटी का जो असली चोट है उन पे आती है, जिसकी वजह से इक्विटी और जस्टिस के कंसर्न्स भी उठते हैं। अब यहाँ पे चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस जब और बड़े बन जाते हैं, जब जो उनके लिए सॉल्यूशंस होते हैं वही इनफेक्टिव प्रूफ हो जाए। हम किसी चीज को ठीक करने के लिए सॉल्यूशन देते हैं, लेकिन हमारा जो सॉल्यूशन है वही इनफेक्टिव हो, तो वो चैलेंजेस जो हैं प्रॉब्लम में मल्टीपल टाइम्स प्रॉब्लम को बढ़ा देते हैं। जैसे कि जो क्लाउड सीडिंग है वो आर्टिफिशियल रेन तो करवाता है, लेकिन वो टेम्परेरी फिक्स है, और इसके साथ ही वो एथिकल और एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी लेके आता है। ठीक है, एथिकल और एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी जुड़े हुए हैं। एथिकल कंसर्न्स कैसे? ये डिप्राइव कर सकता है अदर रीजन्स को जहाँ पे नेचुरल रेनफॉल होने वाली है। मान लीजिए दो रीजन है जहाँ पे बारिश होने वाली है, सिचुएशन है यहाँ पे बारिश नहीं होने वाली। हमने क्लाउड सीडिंग के जरिए जो यहाँ के क्लाउड्स बनने वाले थे उनको थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर दिया आर्टिफिशियल। अब हमने यहाँ तो रेन कर दी, लेकिन जो ये रीजन था वहां पे रेनफॉल नहीं हो पाई जहाँ पे नेचुरली होने वाली थी। इसकी वजह से वहां के लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पानी की, इरिगेशन की, वो रह गई। दे मिस्ड आउट ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे एथिकल कंसर्न है, नेचुरल डिस्पैरिटीज हो सकती हैं, रीजनल डिस्पैरिटीज हो सकती हैं, और ड्रॉट्स भी ला सकती हैं। वहीं जो केमिकल यूज होते हैं क्लाउड सीडिंग के लिए, जैसे कि सिल्वर आयोडाइड, ये भी एनवायरनमेंट को, इकोसिस्टम को, एग्रीकल्चर को हार्म कर सकता है। सिल्वर आयोडाइड काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर उसका सही से डिस्पोजेबल ना किया जाए, उसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाए तो वो भी हानिकारक हो सकता है। उसके बाद जो स्मोक टावर्स, ये केवल लोकलाइज सोल्यूशन है। हम स्मोक टावर से कोई एक इमीडिएट सराउंडिंग की एयर को ही क्लीन कर सकते हैं, आपने देखा होगा, लेकिन ब्रॉडर जो पोल्यूशन जो मिटिगेशन एफर्ट्स है उस पर कुछ खास इफेक्ट नहीं करता है। ये हमें टेम्परेरी सोल्यूशन दे सकता है। और उसके बाद भी ये जो एनर्जी कंजम्पशन करता है उसकी वजह से भी एमिशंस बढ़ सकते हैं। जहाँ पे स्मोक टावर्स लगे हैं उनको जो एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है वो जनरली किसी जनरेटर द्वारा की जा रही है, तो डीजल जनरेटर होगा वो, पॉसिबली, मोस्ट प्रोबेबली। और तो डीजल डीजल जनरेटर जब खपत करेगा बिजली की तो वहां से एमिशंस निकलेंगे। तो ये तो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो कंक्रीट स्टेप्स क्या हो सकते हैं टैकल करने के एयर पोल्यूशन को? सबसे पहले कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए अक्रॉस डिफरेंट एजेंसीज के बीच में। एक मल्टी सेक्टरल अप्रोच होनी चाहिए। बहुत इसेंशियल बन जाती है वो कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, एनवायरनमेंट और अर्बन प्लानिंग बॉडीज आपस में मिलके एक अप्रोच एस्टेब्लिश करें। जैसे कि स्टबल बर्निंग जो है उसको कॉपरेशन की जरूरत पड़ती है फार्मर्स और पॉलिसी मेकर्स के बीच में। दिल्ली में जो आईसीएआरआई है, इंडियन एग्रीकल्चर वाला, उन्होंने कुछ केमिकल जनरेट किया था, इन्वेंट किया था, जो कि स्टबल बर्निंग को अवॉइड कर सके, ताकि वो जल्दी डिकम्पोज कर दे स्टबल्स। तो पॉलिसी मेकर्स और फार्मर्स के बीच में एक कोऑपरेशन हुआ जिसकी वजह से स्टबल बर्निंग का कुछ हद तक सोल्यूशन मिल पाया। तो ऐसे ही हर फील्ड में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रियल, एनवायरमेंटल या फिर अर्बन प्लानिंग, वहां पे सभी बॉडीज का सिनर्जी हमें देखने को मिलेगी, तभी हम इस पॉल्यूशन को डील कर सकते हैं।
सेकंड नंबर पे हम देखें तो कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए और डेटा ड्रिवन सॉल्यूशंस होने चाहिए। ठीक है, जो हमारी अप्रोच है वो एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर होनी चाहिए। हम रिसर्च में पैसा डालें, फाइनेंस में पैसा डालें, जिसकी वजह से जो एयर क्वालिटी डेटा है और टेक्नोलॉजीज है उसको डेवलप कर पाए, ताकि सही तरीके से सैटेलाइट मॉनिटरिंग करे, सेंसर का नेटवर्क हो और हमें एक टारगेटेड इंटरवेंशंस का एक सॉल्यूशन मिले जो कि बोथ लोकल और रीजनल पोल्यूशन सोर्सेज के अगेंस्ट काम करे। ठीक है, तो डेटा आएगा, पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी होगी, हम उसके हिसाब से टारगेटेड डिलीवरी सॉल्यूशन दे पाएंगे, चाहे वो लोकल हो या फिर ग्लोबल हो। थर्ड नंबर पे पॉलिटिकल विल और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। सरकार में जो लोग हैं, गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, उनकी पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, क्योंकि टेक्निकल सॉल्यूशंस जो हैं वो इनसफिशिएंट प्रूव हो रहे हैं। तो जो हमारे स्ट्रक्चरल कॉज हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल रेगुलेशंस को एनफोर्स करना, क्लीनर फ्यूल्स की तरफ ट्रांजिशन करना, एथनॉल ब्लेंडिंग की हम बात कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक बनाना, सीएनजी बनाना, और पॉलिटिकल कमिटमेंट चाहिए इस सबको काम करने के लिए, एक लॉन्ग टर्म विजन जो कि हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट के पास है और जो रियलाइज करना पड़े। देन सबसे बड़ी इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि आप देखेंगे कोई नेता आएगा, सड़कों की सफाई जो है तभी होगी, लेकिन यही चीज अगर हम रेप्लिकेट कर दें पूरे ईयर अराउंड नेशन वाइड तरीके से, जिस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी, तो वहां पे हम बहुत बेहतर काम कर सकते। तो जो सॉल्यूशंस हैं, ये टारगेट करना चाहिए ईयर राउंड पोल्यूशन को, नॉट जस्ट ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स और स्पेसिफिक रीजन्स। ठीक है, देन हम देखते हैं पब्लिक हेल्थ और अवेयरनेस का कैसे रोल रहता है। तो सिटीजन्स को एंगेज करना पड़ेगा, जन भागीदारी जिसे हम कहते हैं। तो पोल्यूशन कंट्रोल एफर्ट्स में सिटीजन्स का जब एंगेजमेंट होगा तो वो पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और एयर क्वालिटी को डील कर पाएंगे बेहतर बनाने के लिए। सबसे लास्ट में हमें सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन करनी पड़ेगी और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को उसके हिसाब से मोल्ड करना पड़ेगा। जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं, ग्रीन अर्बन प्लानिंग, गृह रेटिंग्स, स्ट्रिक्ट एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं, ऐसे जो पुराने इंडस्ट्रीज हैं जो कि एमिशन स्टैंडर्ड्स को फ्लॉ कर रहे हैं, उन्हें रोकना पड़ेगा। और क्लीनर जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा एयर पोल्यूशन के बारे में था। हमने समझा कि किस तरीके से एयर पोल्यूशन का क्या प्रॉब्लम अभी है, क्या उसके जो प्रेजेंट सॉल्यूशंस हैं वो क्यों काम नहीं कर पा रहे हैं, फिर उसमें हम जो कैसे डील कर सकते हैं लॉन्ग टर्म प्रोसेस से, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस कैसे हम उसे दे सकते हैं। अब हम इसी चीज को यूपीएससी सिलेबस से रिलेट करेंगे। तो कैसे ये हमारे यूपीएससी सिलेबस से रिलेट करता है, तो सबसे पहले प्रीलिम्स के सिलेबस से हम देखते हैं। तो एनवायरमेंट, इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन कंट्रोल मैकेनिज्म, ये बहुत अपने यूपीएससी के प्रीलिम्स में देखा जाता है। AQI हो, स्टेबल वार्निंग हो, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान हो, दीज आर पार्ट ऑफ प्रीलिम्स क्वेश्चन, ये प्रीलिम्स में आ सकते हैं। वही मेंस में अगर हम देखें तो GS 1, 2, 3, इवन GS 4 में हम इसको देख सकते हैं। GS 3 में किस तरीके से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये भी उसका एक पार्ट है। डिजास्टर मैनेजमेंट भी हो सकता है, आगे चल के आप देखेंगे कि एयर पोल्यूशन इज अ डिजास्टर, और कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, ये सभी PYQ की थीम है। देन GS 2 में गवर्नेंस और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, फेडरल स्ट्रक्चर में कैसे गवर्नमेंट जो है सेंटर लेवल, स्टेट लेवल एंड पंचायत लेवल, कैसे इनमें आपस में इंटर एजेंसी का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, या फिर कैसे लैकिंग है, तो वहां पे क्वेश्चन बन सकता है। देन GS पेपर 1 में सोशल जस्टिस और इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू क्लीन एयर, क्लीन एयर का एक्सेस ना होना भी एक इनइक्वालिटी का मैटर है। और 2024 में हमने क्वेश्चन नंबर 20 देखा कि कैसे रीजनल जो डिस्पैरिटीज हैं उसकी वजह से सोशो इकोनॉमिक जो वल्नरेबिलिटीज हैं वो बढ़ती हैं। तो वहां पे आप इसका मेंशन कर सकते हैं इस एग्जांपल का। अब एक प्रीलिम्स क्वेश्चन देखते हैं, इसका आप 10 सेकंड का पॉज लीजिए और इसको आंसर करने की कोशिश कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लाउड सीडिंग। पहला स्टेटमेंट कहता है इट इंक्लूड्स रेनफॉल बाय डिस्पर्सिंग केमिकल्स इनटू क्लाउड्स। सेकंड स्टेटमेंट कहता है क्लाउड सीडिंग हैज नो लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस। क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। ऑप्शन हमारे पास है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, या फिर नीदर 1 एंड 2। पॉज लीजिए 10 सेकंड का, फिर आंसर बताइए, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए क्लाउड सीडिंग के बारे में। ठीक है, आंसर देखते हैं इसका।
आंसर इसका होगा ए, वन ओनली, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो ये कहता है कि क्लाउड सीडी का कोई लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होगा। वही हम ऊपर पढ़ के आए हैं जो क्लाउड सीडिंग है वो लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज कर सकते हैं, जैसे कि पोटेंशियल अक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स इन सॉइल एंड वाटर, जिससे कि इकोसिस्टम को और एग्रीकल्चर पूरे जो सिस्टम है उसको हार्म हो सकता है। तो ये हमारा प्रीलिम्स का क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि फीडबैक इज वन ऑफ द मेन थिंग दैट कीप्स अस ड्राइविंग। एक ड्राइविंग फोर्स है हमारे लिए कि हम आपके लिए नया कंटेंट, अच्छा कंटेंट, एक ऑर्डर में कंटेंट हम आपके लिए लाते रहें। तो प्लीज मोटिवेट करिए हमें और हमारी इस सीरीज के साथ बने रहिए। पीडीएफ आपको इसका टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।